नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपशिखा भारद्वाज और आप देख रहे हैं दो टूक। 2024 का चुनाव नजदीक आ रहा है। पक्ष और विपक्ष दोनों अपनी अपनी रणनीति के सहारे चुनावी दंगल में उतरने को तैयार है। एक तरफ तो विपक्ष जाति काट की पिच पर खेल रहा है, तो दूसरी तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ के हुंकार ने एक साथ सबको चारों खाने चित कर दिया। विकास से लेकर सुरक्षा तक, प्रदेश से लेकर पड़ोसी मुल्कों तक सीएम योगी के करारे जवाब ने सबका हिसाब कर दिया। और आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले ये सवाल कि क्या बीजेपी ने जाति काट का तोड़ निकाल लिया है? ये आज के हमारे सवाल रहने वाले हैं। क्या धर्म, पाकिस्तान, विकास जाति काट तोड़ देगा? क्या 24 का चुनाव जाति बनाम धर्म पर होना तय है? क्या देश प्रेम का मुकाबला कर पाएगा जाति प्रेम? क्या योगी के बयान विपक्षी रणनीति पर भारी पड़ने वाले हैं? तो इन तमाम सवालों के साथ आज हम चर्चा में उतरेंगे। 500 वर्षों के बाद राम जन्मभूमि वापस ली जा सकती है, कोई कारण नहीं कि हम सिंधु वापस ला दें। अब सिंधु वापस लाने की बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मुंह से निकली है तो हवाई तो होगी नहीं, इसके पीछे जरूर कोई न कोई प्लान होगा। सीएम के इसी बयान को लेकर यूपी की सियासत गर्म हो गई है। दरअसल सिंधी काउंसिल ऑफ इंडिया की ओर से आयोजित राष्ट्रीय सिंधी अधिवेशन में सीएम पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने ये बयान दिया और साथ ही साथ सिंधी समाज के दर्द की भी चर्चा की। विभाजन के बाद वहां पर छोड़ी हुई अपनी भूमि अनेक को प्यारी होती है। सिंधी समाज से जुड़े बहुत लोग सिंध से आज भी भारत कराते हैं। अभी कुछ वर्ष पहले यही लखनऊ में हम लोगों ने देखा था कि किस प्रकार से सिंधी समाज से जुड़े हुए सिंध से आए हुए लोगों ने किस प्रकार की अपनी आपकी सुना रहे हैं। सीएम ने न सिर्फ सिंधी समाज के दर्द पर प्रकाश डाला, बल्कि नसीहत देते हुए ये भी कहा कि जाति धर्म से पहले हर देशवासी के लिए देश पहले होना चाहिए। हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा, देश है तो धर्म भी है, धर्म है तो समाज भी है, और समाज है तो हम सबका अस्तित्व भी है। हमारी प्रायोरिटी इसी प्रकार से करनी है और उसी प्रायोरिटी को बनाते हुए हमें कार्य करना होगा, वही परंपरा को हमें आगे बढ़ाना होगा। और आज तो देश के अंदर विरासत के संरक्षण के लिए बहुत सारे कार्यक्रम चल रहे हैं। सीएम के पाकिस्तान से सिंध वापस लेने के बयान पर विपक्षी दल समाजवादी पार्टी ने तंज कसा और समर्थन देने की भी बात कही। मुख्यमंत्री जी को पहली बात तो ऐसी भाषा यूज नहीं करनी चाहिए। दूसरा ये है कि आप सिंधु लेना का बात करते हो। मुख्यमंत्री जी, एक चिट्ठी लिखो प्राइम मिनिस्टर साहब को कि चीन ने जो भारत की जमीन पर आक्रमण करके कब्जा किया है उसे हम कब वापस लेने वाले हैं। अगर आप उस रास्ते में कोई कार सेवा करना चाहते हो चीन की जमीन वापस लेने के लिए, इस कार सेवा में समाजवादी पार्टी के हम लोग भी आपके साथ हैं। बंटवारे का दर्द तो हर किसी को होता है, लेकिन राम मंदिर का हवाला देते हुए सीएम योगी ने जो बात कही है वो बेहद गंभीर है। हालांकि अपने दृढ़ संकल्प के लिए मशहूर मुख्यमंत्री योगी ने ये बात बोली है तो पीछे जरूर कोई गहरा रहस्य होगा। भारत का वो हिस्सा जिसकी बात हो रही है वो अभी पाकिस्तान के कब्जे में है और बड़ी संख्या में सिंधी समाज के लोग भारत में रहते हैं। इसी समाज के सम्मेलन के दौरान मुख्यमंत्री ने यह बयान दिया है। टीम न्यूज स्टेट। तो आज इसी पर हम चर्चा करने जा रहे हैं और इसी चर्चा के लिए स्वागत करूंगी एसएन सिंह, बीजेपी से प्रवक्ता, अनिल यादव कांग्रेस से प्रवक्ता और धर्मेंद्र यादव जो कि एसपी से प्रवक्ता है। सबसे पहले मैं अनिल यादव जी से मैं सवाल पूछना चाहती हूं। हमने देखा जातिगत जनगणना को लेकर जितनी उत्साहित 2024 को लेकर कांग्रेस नजर आ रही है, कोई और नजर नहीं आ रहा है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ बीजेपी कहीं न कहीं हिंदुत्व की शेर की सवारी कर रही है। तो आसान मान रहे हैं आप? देखिए, जातिगत जो जनगणना है उसकी बात से सिर्फ उन्हीं दलों को दिक्कत है या उन्हीं लोगों को दिक्कत है जो अब पिछले कई दशकों से कई शताब्दी से आप ये कहेंगे
ये कि जो लगातार पिछड़ों का, दलितों का अधिकार मारते आ रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी को क्या समस्या हो रही है? राहुल गांधी जी बात कर रहे हैं कि भाई अगर 100 में से 80 पिछड़ा और दलित है तो उनका अधिकार मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि भाई बिहार में जातीय जनगणना हो चुकी है, राजस्थान में आदेश हो चुके हैं, तो आप यूपी में क्यों नहीं करवा देते और नरेंद्र मोदी जी पूरे देश में क्यों नहीं करा देते? और पूरे तथ्यों के साथ जब पार्लियामेंट में राहुल जी ने अपनी बात रखी थी तो पूरे तथ्यों के साथ रखा। 90 में से जब 3 सेक्रेटरी जो है, जो सरकार का बजट है वो खर्च करने की जिम्मेदारी उनके पास होती है, तो सिर्फ 5% से भी कम लोग बैठे। तो आप मुझे बताइए, जब 90 में से 3 सेक्रेटरी पिछड़ों के हैं और जबकि उनकी संख्या 60% है, तो इतना गलत हो रहा है तो उनके लिए आवाज उठा रहे हैं राहुल गांधी, तो क्यों पेट में दर्द हो रहा है? और जहां तक बात, क्योंकि मैं अभी सुन रहा था योगी जी का जो स्टेटमेंट है सिंध को लेने वाला, मैं स्वागत करता हूं इनके स्टेटमेंट का। मैं तो कह रहा हूं सिंध को भी लीजिए, और सिंध को छोड़िए पूरे पाकिस्तान को लीजिए, और पाकिस्तान को भी छोड़िए चीन को भी लीजिए, हो सके पूरे देश को लीजिए। अगर आप चांद को भी लेना चाहें तो कांग्रेस पार्टी आपके साथ है। जब आप देश को बढ़ाने की बात करेंगे कांग्रेस पार्टी आपके साथ रहेगी। लेकिन ये है बातें। अब हकीकत पे आ जाते हैं। आप मुझे बताइए, 19 राउंड की बात हमारी चीन के साथ हो चुकी है, वो हमारी जमीन खाली करने को तैयार नहीं है। 65 पॉइंट में से आप ये बताइए कि 25 में से आज हमारे सैनिक वहां जा नहीं सकते हैं। 25 पॉइंट बता रहा हूं मैं। चलिए, आपका जो सवाल का जवाब है वो हम बीजेपी के प्रवक्ता से लेंगे, लेकिन उससे पहले मैं एसपी के प्रवक्ता के पास भी आना चाहूंगी। धर्मेंद्र यादव जी, आपसे मेरा सवाल कि सपा समर्थन तो कर रही है, समर्थन के साथ शंका भी कर रही है, संकोच भी कर रही है। ये शंका और संकोच क्यों? भारतीय जनता पार्टी की जो परंपरा है झूठ बोलने की, छल करने की, कपट करने की, धोखा करने की, वो कौन नहीं जानता है? पूरा इतिहास गवाह है। अंग्रेजों के जमाने से लेकर के आज तक भारतीय जनता पार्टी ने छल कपट किया है। आजादी की लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने अगर नाखून कटाया हो तो यशवंत सिंह साहब नाम बता दें उसका। तो भारतीय जनता पार्टी अपना कोई भी योगदान अगर बता सकती है इस देश के निर्माण में, इस देश के आगे ले जाने में, तो मैं उसका स्वागत करता हूँ, बताए पहले। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को देश की जनता को गुमराह करने के बहुत सारे मॉड्यूल हैं, जहां पे अपनी ताकत दिखानी चाहिए। जब चाइना भारत की जमीन को कब्जा करके बैठा हुआ है, जब पूरा विश्व उसको सैटेलाइट से देखता है, तो इस भारत की क्या छवि जाती है? अच्छा, आपने विश्व की बात की है, एक बार के लिए आपको यहाँ पर मैं रोकना चाहूंगी। जी, आप बताइए क्या कहना चाह रहे हैं? G20 की दिल्ली में जो बैठकें हुई हैं, वहां पर जो मुस्लिम देश की ओर से भारत का एक नक्शा दिखाया गया था, उसमें पीओके को भी हिस्सा बताया गया था भारत का। उस नक्शे की तारीफ भी की थी, जो तमाम देश वहां पर पहुंचे थे उस वीडियो की तारीफ करते हैं। तो क्या आप इसे नहीं मानते हैं? तो उससे क्या जो चीन ने कब्जा किया हुआ भारत पे, वो हमारा जमीन मुक्त हो गया, कब्जा मुक्त कर दिया। उस सम्मेलन से मुक्ति मिल गई हमें। क्या वो जमीन हमारी नहीं है? 4000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन अगर कब्जा कर ले कोई, समझ रही है? दिल्ली से लेकर के आपका उत्तराखंड तक करीब 20 किलोमीटर चौड़ाई में वो जमीन होती है। इतना जमीन अगर चाइना कब्जा करके बैठा है और इस देश के प्रधानमंत्री का मुंह भी नहीं खुले, इस देश के प्रदेश के मुखिया का मुंह भी नहीं खुले, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब लोगों को असल मुद्दे से गुमराह करने की बात है। जिस बात को भारतीय जनता पार्टी कहती आई है, पहले उस पर क्यों नहीं आती है? कानून व्यवस्था का ढोल पीटती है भारतीय जनता पार्टी, योगी सरकार। आप मुझे बता दीजिए, सत्यनारायण विश्वकर्मा की हत्या हो गई और उनके भाई की हत्या कर दिया मोहन शुक्ला ने, लेकिन आज तक भारतीय जनता पार्टी सरकार ने क्या कार्रवाई किया? उनकी पत्नी को भी गंभीर चोट आई है, 2 बेटे और बेटी को चोट आई, 4 लोगों को। कानून व्यवस्था का राज कहाँ है? उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है योगी जी की, योगी जी से कानून व्यवस्था संभल नहीं रहा है, साढ़ नहीं संभल रहे हैं। आए दिन पूरे उत्तर प्रदेश में कोई ऐसा जिला नहीं होगा जहां पे 1 या 2 जान नहीं जाती हो पूरे एक दिन में, साड़ों की वजह से। हमारे कुत्ते भारतीय जनता पार्टी के लिए ऐसी समस्या है कि उसको नहीं खत्म कर पा रहे हैं। आप मुझे बताइए, हर CSC में रोज एक खबर आती है कि हमारे कुत्तों ने बच्चों को काट लिया, हमारे कुत्तों ने बुजुर्गों को काट लिया। तो भारतीय जनता पार्टी पहले कानून व्यवस्था संभाले, हमारा साड़ को संभाले, हमारा कुत्तों को संभाले, महंगाई को संभाले, चलिए जवाब ले लेते हैं, संभाले, नौजवानों को नौकरी, जवाब ले लेते हैं। ऐसे जी आपसे जानना चाहते हैं, देखिए विपक्ष की ओर से तीखे प्रहार किए जा रहे हैं। बीजेपी राष्ट्रवाद के शेर पर सवार जरूर रहती है, लेकिन जिस तरीके से विपक्ष कह रहा है कि पाकिस्तान तो चलिए एक फकीर देश है, इधर से मांगता है उधर से मांगता है, अपना गुजारा करता है और उसके बाद उसे हड़काना कहीं ना कहीं भारत आसानी से कर देता है, लेकिन चीन के मामले में क्या वाकई बीजेपी चुप्पी साधे हुए है? देखिए, निश्चित तौर पे तुष्टीकरण के नाते जो समाजवादी पार्टी, जो अपराधियों की पार्टी, जो भारत माता को डायन कहती है, उसको तकलीफ होगा। अरे भैया, हमारे राष्ट्र गान है पंजाब सिंध गुजरात मराठा,
अगर हम सिंध की बात करते हैं तो आपको तकलीफ होती है। आप कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी तो कहती है, करती नहीं। अरे भारतीय जनता पार्टी विश्वास दिलाती है, भारतीय जनता पार्टी कहती नहीं है। 370 जैसी धारा को समाप्त कर दी, 3 तलाक पर कानून ले आदि, भव्य राम मंदिर का निर्माण कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ने करके दिखाया है। तकलीफ ये हो रहा है तुष्टीकरण की राजनीति करने वालों को कि कहीं ऐसा ना हो कि वो सिंध जो भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता, भारत की पहचान है, अगर वो भारत में मिल जाए तो हमारे तुष्टीकरण का क्या होगा। आपके तुष्टीकरण का कुछ नहीं होगा, क्योंकि वहाँ के जो मुस्लिम समाज के लोग हैं सिंध के, वो भी भारत में मिलना चाहते हैं। शायद इनको पता नहीं कि महाराजा दाहिर से जो हिंदू धर्म के सनातन को बचाने के लिए अपने पूरे परिवार का बलिदान दे देते हैं। अगर उस सिंध की हम चर्चा करते हैं तो ऐसे अपराधियों की पार्टी तुष्टीकरण करने वाले समाजवादी पार्टी को दर्द होने लगता है। अब कांग्रेस के मित्र का देख लीजिए, इन्होंने चाइना 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 का रट इसलिए लगा रहे हैं कि चाइना से अगर आप पैसा लेंगे तो उस पैसे के बदले में आपको बोलना पड़ेगा ना। राजीव गांधी फाउंडेशन को अगर आप पैसा लिए, चाइना को सर्वाधिक जमीन देने का कार्य किसने किया? अच्छा ठीक है, आप एसएन जी ये बता दीजिए कि एक मेरी 10 सेकंड बहुत देर से आप बीजेपी के, देखिए आपने मुझे सबसे कम समय दिया है बीजेपी के प्रवक्ता तब से बोल। जब गए सुप्रीम कोर्ट में, जब सभी पार्टियां गई चाइना को लेकर, तो सुप्रीम कोर्ट के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश ने क्या कहा? आप मुंह उठाकर ऐसे चले आते हैं, आपके पास कोई प्रमाण है, कोई तथ्य है तो 14 पार्टियां वहां पीछे हट के चली आती हैं। लेकिन जातिगत जो जनगणना हुई है उसको लेकर बीजेपी चुप्पी क्यों साधे हुए है? आप देखिए, जातिगत जनगणना 2011 में कांग्रेस कराती है और 2017 तक उसकी रिपोर्ट को नहीं पेश करती है। तो आप बताइए, जातिगत जनगणना को लेकर भारतीय जनता पार्टी कहाँ चुप है? भारतीय जनता पार्टी के ही जब बिहार में जातिगत जनगणना की बात आती है तो उसमें 14 मंत्री हमारे, देखिए इनको कुछ पता नहीं है, देखिए इनको कोई जानकारी नहीं। उसके वित्त मंत्री भारतीय जनता पार्टी के होते हैं। भारतीय जनता काफी समय से अनिल यादव जी कुछ कहना चाह रहे हैं, शायद उसी से जुड़ा सवाल है। अनिल जी बताइए। क्या नेता भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री जी कहते हैं, अरे इनका ये भाषण बंद हो तो उसके बाद कुछ तथ्यों पे बात हो पाए। के लिए कार्य करते हैं, लेकिन साथ बोलने दीजिए एसएन जी, एक बार अनिल यादव जी को भी। अरे भाई साहब, भाषण बहुत लंबा भाषण हो गया, भाई साहब बहुत लंबा भाषण हो गया। एसएन जी आपके पास हम लौटेंगे। करना चाहिए ना, आपने तो कुछ किया नहीं। हाँ, ये बिल्कुल आपसे भी ये सवाल होगा अनिल जी, क्योंकि काफी समय तक जातिगत जो जनगणना है उसका इंतजार तो किया जा रहा था और आपके हाथ में भी सत्ता थी, तब क्यों ये सर्वे जो है वो सामने नहीं आते? तब क्यों वो जो जनगणना है वो सामने नहीं आती है? मैं आपकी बात तो उन्हें चुप कराइए भाई। बिल्कुल एसएन जी, आप चुप हो जाइए प्लीज। आपसे मैं कहना चाहूंगी कि इनकी आवाज थोड़ी देर के लिए डाउन कर दीजिए। जी एसएन जी। देखिए, उन्हें कोई देश की कोई ताकत उन्हें चुप नहीं करा सकती। एक भी बात उन्होंने तथ्यों पे नहीं करी। उन्होंने स्टार्टिंग करी और वो अभी भी पीछे से बोल रहे हैं, लेकिन मैं आपसे आग्रह करूंगा कि कम से कम मेरी आवाज थोड़ी बढ़ा दी जाए जिससे कि आवाज सुनाई दे। वो कह रहे हैं कि सिंध, हाँ, वो कह रहे हैं कि सिंध पर हम कब्जा करने की बात कर रहे हैं, सिंध को हम लेने की बात कर रहे हैं क्योंकि वो पुराना हमारा था और इसलिए कांग्रेस को आपत्ति हो रही है। एक तो भैया आप सुनते नहीं है, और सुनते हैं तो शायद समझ नहीं पाते। मैंने तो स्वागत किया इस बात का, लेकिन सिर्फ बात नहीं होनी चाहिए। आप देखिए, जब मैं और आप बात कर रहे हैं तो हम आपस में बात नहीं कर रहे। देश की लाखों जनता इस टीवी के माध्यम से हमें आपको सुन रही है, तो मैं जानना चाहूंगा कि आपका प्लान ऑफ एक्शन क्या है। क्या आप जो सिंध को में घुसने की कोशिश कर रहे हैं वो कहां से करेंगे? गुजरात से करेंगे, पंजाब की तरफ से करेंगे, या पाकिस्तान की तरफ से करेंगे, या अरेबियन सी का रास्ता आपने देख रखा है? देखिए, हवा में बात नहीं करनी चाहिए। कोई तथ्य भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है, ये फिजूल बात है। ये बात अब आप पूछेंगे कि ये बात क्यों कर रहे हैं? ये बात सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जातिगत जनगणना की जो बात करी है राहुल गांधी जी ने, वो मुख्य बात से ध्यान भटकाया जाए। अभी बिहार ने करके दिखाया, उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा जो चंक है वो ओबीसी का है और उसके बाद दलित आते हैं। ये चाहते हैं कि दलित और ओबीसी के अधिकार की बात ना हो, इसलिए इस तरीके का शगुफा छोड़ देते हैं। अगर नहीं शगुफा है तो प्लान ऑफ एक्शन बता दें अपना। अच्छा, आप बात देखिए, आपसे एक सवाल 10 सेकंड देखिए, असल में है क्या, आपके जवाब के साथ ही सवाल है, उसके साथ आप जवाब दे दीजिए। राजीव गांधी का आरक्षण को लेकर क्या रुख था?
राजीव गांधी जी का आरक्षण को लेकर क्या रुख था, इसके साथ भी आप इसका भी जवाब दे दीजिए दर्शकों की जानकारी। मैं आपको एक एक बात का जवाब दूंगा, लेकिन इसको कायदे से सुनना पड़ेगा। आप जहां तक बात कर रहे हैं, हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी से ये सवाल पत्रकार ने पूछा कि भाई कई जगह आपको लगता है कि भाई आपके समय में भी कमी रही, तो उन्होंने माना कि देखिए, और देखिए उन्होंने माना कि कई जगह पे हम और ज्यादा कर सकते थे, उसे हम मानते हैं कि नहीं कर पाए, लेकिन अब करना चाहिए। दूसरी मैं आपको एक बात बताता हूँ, देखिए जो सबसे पहले जो था SC ST के लिए आरक्षण आया, आरक्षण जो है ऑन गोइंग प्रोसेस है। उसके बाद मंडल कमीशन आया, उस मंडल कमीशन में जब VP सिंह मंडल कमीशन लाए तो भारतीय जनता पार्टी इतनी ज्यादा उनसे नाराज हो गई कि जो समर्थन की सरकार चला रही थी उसमें से अपना समर्थन वापस ले लिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने पिछड़ों की बात कर दी। पहली बार पिछड़ों के लिए 27% जब आरक्षण आया तो इससे नाराज होकर भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन वापस ले लिया और VP सिंह की सरकार गिर गई। आखिर में इम्प्लीमेंटेशन अर्जुन सिंह ने कांग्रेस की सरकार में किया। तो ये बात जो कहते हैं ये बात बिल्कुल गलत है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जो आरक्षण के विरोध में। आपने मोहन भागवत के एक नहीं कई बयान सुने होंगे जिसमें उन्होंने कहा कि आरक्षण खत्म हो जाना चाहिए। अभी प्रधानमंत्री जी को सुन रहे थे, उन्होंने कहा नहीं बस 2 ही जाति हैं, अमीर और गरीब। अरे भैया एक बात बताइए, अमीर और गरीब 2 जातियां कैसे हो जाएंगे? कभी आपने सुना है कि किसी ब्राह्मण को घोड़ी चढ़ने पर किसी ने पीट दिया हो, जान से हत्या कर दी हो? कभी आपने किसी ठाकुर को मूंछ रखने पर किसी को मारते हुए सुना है? कभी किसी बनिया को ये सुना है कि भाई बनिया ने किसी को छू दिया और उस लोगों ने उसकी पिटाई कर दी? नहीं ना, क्योंकि ये जो भेदभाव है ये जाति की वजह से है, पैसे की वजह से नहीं है, धन की गरीबी अमीरी की वजह से नहीं है। यही बात हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन तो जो आर्थिक आरक्षण दिया गया था 10%, उसका क्या मूल है? अगर आप मानते हैं कि जातिगत आरक्षण सब कुछ होता है, गरीब और अमीर का ये जो आरक्षण है ये कुछ नहीं होता है या इसके आधार पर नहीं होता है, तो जो 10% आर्थिक तौर पर आरक्षण था तो वो क्या था? मैं उस पर भी चर्चा करते हैं। देखिए एक बात बताइए आप, जो अगर आप संविधान को पढ़ेंगे तो आरक्षण जो है ये सदा के लिए कभी नहीं है। और ये इसका बेसिस ही ये है कि जब आप सोशली आप बैकवर्ड हैं और इकोनॉमिकल बैकवर्डनेस से इसका लेना देना नहीं है। लेकिन जब मांग उठी और हमें जब कोर्ट ने ये फैसला किया और 10% दिया तो हमने उसका साथ दिया। ठीक है कि भाई जो गरीब तबका आपको लगता है वो आगे आना चाहिए, लेकिन बात साथ दिया तो मत बोलिए ना कि अमीर और गरीब का कोई इसमें रोल नहीं है। आप लोगों ने भी तो साथ दिया, वही तो मैं आपको बता। जो आरक्षण की जो शुरुआत हुई थी उसका जो मूल रूप था वो जाति थी, वो इकोनॉमिकल बैकग्राउंड पे नहीं दिया, वो सोशल और एजुकेशनल बैकग्राउंड पे आरक्षण आया, नहीं तो आरक्षण आता ही नहीं। अगर उस जमाने में अगर आरक्षण गरीबी के माध्यम से दिया जाता तो कभी SC ST की बात ही नहीं होती। और क्या इस देश में भेदभाव नहीं था? क्या छूत नहीं रही है? आज की तारीख में भी ऐसा है। भारतीय जनता पार्टी केशव मौर्य की आपने कभी कुर्सी देखी है? जब योगी जी बड़ी सी कुर्सी पे तौलिया डाल के बैठते हैं तो केशव मौर्य जी को स्टूल दे दिया जाता है। अगल बगल के जितने अगड़े जाति के नेता हैं सबकी बढ़िया कुर्सी होती है, केशव मौर्य को स्टूल दे दिया जाता है। अखिलेश यादव जब अपने घर से निकलते हैं तो उनकी वो धर्मेंद्र जी के पास, चलिए आपने भी काफी समय लिया, धर्मेंद्र जी के पास में आई नहीं हूँ। धर्मेंद्र जी आपके पास में बस अभी लौटूंगी, लेकिन उससे पहले ये सवाल मैं SN जी से पूछना चाहूंगी। SN जी, मौके ऐसे क्यों दिए जाते हैं कि विपक्ष की ओर से इस तरीके से फिर सवाल उठे? नहीं देखिए, हमारे मित्र ने बहुत सही बात कही। इनके लिए OBC माने राजीव गांधी, इनके लिए OBC माने इंदिरा गांधी, OBC माने नेहरू जी, OBC माने राहुल जी। तो मुझे लगता है कि जो अपनी सरकार में रहते हैं OBC का कोई भला नहीं किया, इनको तो डिक्लेयर करके जाना चाहिए। चलिए बहुत धर्मेंद्र जी, जिस तरीके से एक तरफ आप देख रहे हैं 2024 का लोकसभा चुनाव है, एक तरफ जहां जातिगत जनगणना को लेकर चर्चा है तो दूसरी तरफ हिंदुत्व का शेर दिखाई दे रहा है, राष्ट्रवाद का शेर दिखाई दे रहा है। क्या लगता है कि सपा किस ओर जाएगी? का अधिकार बताने वालों को समझना होगा कि इस समय अगर देश में सर्वाधिक कोई SN जी, धर्मेंद्र जी से सवाल है। अनिल जी को ये बताना तो होगा ना। सिंह साहब चुप हो जाइए, आपका टाइम पूरा हो गया। अनिल जी को इतना समय दे दी, आपका टाइम पूरा हो गया भैया, चुप हो जाइए, चुप हो जाइए। जब नहीं तक है तो बोलने की जरूरत नहीं है। ये तो बताना आप भी आरोप लगा रहे हैं। इंदिरा गांधी जी OBC समाज नहीं, उन्हें बोलना है चाहे जानकारी शून्य हो। और मैं कह रहा हूँ ये तो जानकारी इनको दे के जानी पड़ेगी। अरे भाई साहब चुप भी हो जाइए भाई। मैं भी बोलना शुरू करूंगा, प्रधानमंत्री, कितने राष्ट्रपति, कितने मंत्री बनाए, मैं भी बोलना शुरू करूंगा अभी तो नहीं होंगे लग रहा है। SN जी आखिरी 2 मिनट का समय बचा है, फिर PCR से आवाज कम करवानी पड़ेगी, इसलिए धर्मेंद्र जी को बोलने दीजिए। जी धर्मेंद्र जी, यहाँ पर हमारे समय में अतिक्रमण कर रहे हैं। जनता पार्टी पहले ये बता दे कि भारतीय जनता पार्टी का जो चाइना प्रेम है वो क्यों है? इस देश के भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है, इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, सबसे ज्यादा बार चीन के प्रधानमंत्री से मिले हैं। ये मिलने क्यों जाते हैं? इनको चीन का प्रधानमंत्री क्या देता है
क्या अपनी जमीन पर बोलने ना बोलने के कुछ और कुछ देता है इनको? तो ये बात क्लियर करें कि इनका चीन प्रेम क्या है। इतनी बार चीन के प्रधानमंत्री से मिलने की क्या जरूरत है? दुश्मनों की गोद में बैठ कर खेलने की क्या जरूरत है? दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी सदैव पिछड़ों और दलितों का शोषण करती रही है। भारतीय जनता पार्टी ने वोट लिया है। धर्मेंद्र जी, कोई कूटनीतिक मुलाकात के अलावा कोई दूसरी मुलाकात अगर आपको याद आ रही है तो हमें भी याद दिला दीजिए। पिछड़ा है, मुलायम सिंह जी का परिवार कूटनीतिक, अखिलेश यादव पिछड़ा है, पिछड़ों का हक मारने वाली पार्टी जो दलितों पे अत्याचार की सबसे ज्यादा दलितों पे अत्याचार करने वाली पार्टी, बाबा साहब की मूर्ति तोड़ने वाली पार्टी, इस पे ताली लगाने वाली पार्टी, सबसे कुल मिलाकर आप तीनों से हमने चर्चा की और आप तीनों के साथ जो चर्चा में निकलकर सामने आया वो ये कि एक तरफ जहां जातिगत जनगणना को लेकर 2024 में लोकसभा चुनाव को लेकर आप सभी मैदान में उतरते दिखाई देंगे, मैं बात यहां पर INDIA की कर रही हूं, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी अपनी जो विचारधारा है उसी विचारधारा के साथ मैदान में होगी। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि जनता को क्या पसंद आता है, क्योंकि आखिर में जो फरमान है वो तो जनता को ही सुनाना है। फिलहाल के लिए 2 टूक में इतना ही, मुझे नहीं इजाजत, आप बने रहें न्यूज स्टेट के साथ। नमस्कार। सह प्रायोजक रोबोटिक सर्जरी